हेलो स्टूडेंट्स, आपके 17 एग्जाम्पल बता दिए थे। 18वां एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आपके विविध प्रश्नमाला की तरफ चल रहे हैं। मैं कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते पर डे क्लास नहीं हो पा रही आपकी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपको डेली कंटेंट मिले, लेकिन जितना मिलेगा आपको बेहतर मिलेगा, ये बात तय है। इसलिए यदि आपको इंतजार भी करना पड़े तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। डेफिनेटली मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण सारे करा के देने का मेरा इरादा है, ठीक है। तो आप बस सब्र बनाने करो। यदि R1 और R2 बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके स्टार्ट लगाएं, क्योंकि इसकी बोर्ड में रिपीटेशन बहुत हुआ है। और इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कठिन जाता है, बिल्कुल सरल है। ऐसा नहीं बहुत कठिन है, लेकिन बस सरल है, आप समझें तो बहुत अच्छी हो। देखो, यदि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, दो रिलेशन दे रखे हैं जो सेट ए में तुल्यता संबंध है उनका, तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2। अब R1 कोई रिलेशन है, R2 कोई रिलेशन है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये होना चाहिए भाई, ये भाग। ये R1 इंटरसेक्शन R2 है। यदि R1 और R2 दो रिलेशन है तो इसका जो R1 इंटरसेक्शन R2 वो ये पार्ट होगा, बस इतना समझ। तो ये तुल्यता संबंध भी होगा, ऐसे ज्ञात करना है। अब आप देखोगे ये ऐसा कैसे संभव है भाई, ये तुल्यता संबंध होगा क्या इसमें, तो जरा देखें, सिद्ध करते हैं। चलो, सबसे पहले स्वतुल्य की बारी। तुल्यता संबंध को तभी होगा जब कोई स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि तीनों रिलेशन है, कोई रिलेशन, तो वो डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्वतुल्य के लिए भी हम चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए तो R1 इंटरसेक्शन R2 को अपन स्वतुल्य चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि कोई ए एलिमेंट है, किसमें, ये कह रहे हैं कि भाई R1 R2 को रिलेशन है, तो इसमें R1 एंड R2 ये दोनों में होना चाहिए भाई, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। यदि कोई इसमें है तो फिर इंप्लाई दैट हमें पता है ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये तभी स्वतुल्य हो पाएगा। अब जरा देखते हैं इस बात को। चूंकि ये दिया है भैया R1 एक तुल्यता संबंध है, यदि R1 एक तुल्यता संबंध है और R2 भी एक तुल्यता संबंध है, दोनों तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब R1 तुल्यता संबंध है, तो ये जो A है, जो R1 और R2 के इसमें दोनों में पड़ा है, तो R1 में भी है, ये एलिमेंट कोई R1 में भी है, और ये R1 तुल्यता संबंध है। तो इसका मतलब मैंने बताया A R1 और R2 दोनों में है मौजूद। क्यों दोनों में मौजूद है? क्योंकि उसके दोनों में मौजूद होगा जब भी उसके इंटरसेक्शन में मौजूद होगा। तो यदि R1 एक तुल्यता संबंध है तो A का A से संबंध होगा, बिलोंग्स टू R1। A से संबंध होगा R1। इसी प्रकार R2 एक तुल्यता संबंध है, यदि R2 भी एक तुल्यता संबंध है तो यहां भी A का A से ये बिलोंग करेगा R2 में, क्योंकि ये रिलेशन कंफर्म हो गया कि A का A के साथ में रिलेशन होगा, ये A का A के साथ में रिलेशन होगा R1 में भी R2 में भी। अब यदि कोई चीज दोनों में है तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी होगी, ये कंफर्म बात है। ये रिलेशन R1 विद्यमान है, ये रिलेशन R2 में विद्यमान है, और दोनों में यदि कोई रिलेशन विद्यमान है तो इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में उसका होना जरूरी है। यदि इसमें नहीं होती, इसमें होती, तो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आती। तो अतः ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं ये चीज, क्योंकि ये बात दी है, ये
दिया है भाई हमें। आपको लगे मैंने कहां से लिख दिया, A1 का ए का ए से रिलेशन है R1 में, ए का ए से रिलेशन है R2 में। जब इन दोनों में ए का ए से रिलेशन है, अतः ए का ए के साथ में रिलेशन होगा R1 इंटरसेक्शन R2, ये जरूर होगा, क्योंकि जब कोई चीज दोनों में विद्यमान है तो फिर इसके इंटरसेक्शन में जरूर ही विद्यमान होगी, और यदि यह विद्यमान होगी तो संबंध स्वतुल्य होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये। तो बात समझ में आएगी नहीं। स्वतुल्य के लिए ऐसा प्रूव करना है कि ए और ए जो है इसके इंटरसेक्शन में ए का ए के साथ में रिलेशन हो। तो देख लो, जब ये रिलेशन R1 में है और ये रिलेशन R2 में है तो डेफिनेटली ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसी प्रकार सममित का देख लो, बस इसलिए कठिन नहीं है। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है यदि ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं और बिलोंग्स कर रहे हैं R1 एंड R2, ये दोनों में हैं, तो हमें जो सिद्ध करना है कि ए बी का जो रिलेशन है, यदि R1 इंटरसेक्शन R2 में विद्यमान है तो फिर बी और ए का रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। ये हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये गिवन पार्ट है और ये दूसरी जो कंडीशन होती है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये होना चाहिए। यदि ये दे रखा है, ये गिवन है, तो ए और बी का रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 में यहां दिया हुआ है, ये समझ, इसके अंदर मौजूद है ए और बी का कोई रिलेशन, किसमें, इसके इंटरसेक्शन पार्ट में। तो ऐसा बोला गया भैया बी और ए का रिलेशन भी इसमें क्या है, तो जरा देखते हैं। चूंकि R1 एंड R2 तुल्यता संबंध है, ये दोनों एक तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी होंगे। यदि तुल्यता संबंध है तो ये सममित भी होंगे। यदि तुल्यता संबंध है तो ये संक्रामक भी होंगे। तो ये तुल्यता संबंध दे रखा है, तो एक बात तो तय हुई भाई, तुल्यता जब है और मैं कह रहा हूं ए बी जो दो एलिमेंट है वो R1 में भी है और R2 में भी है, तो इसका मतलब ए का जो बी के साथ में रिलेशन है वो R1 में मौजूद है और बी का ए के साथ में भी रिलेशन होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर जैसे फर्स्ट बना लेते हैं, ये होगा, क्योंकि तो इसी प्रकार से फिर ये मैंने दोनों में लिख दिया, ए और बी का रिलेशन R1 और R2 में है, तो बी ए ये रिलेशन R1 में होगा और बी ए ये R2 में भी होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर से बता दूं एक बार, ये आपके क्या हो गया, थोड़ा सा घुलमेल सा हो रखा है सारा चीज। आप ये समझे, मान लो ये R1 और R2 ये दोनों रिलेशन दे रखे हैं भाई, तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब R1 में ए बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग करेगा, तो बी ए भी बिलोंग करेगा R1 में। मैं R1 की बात कर रहा हूं, ए बी R1 में बिलोंग कर रहा है, बी सी R1 में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी R1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको तुल्यता संबंध बोला गया है। तो तीनों की तीनों कंडीशन R1 में मौजूद है, तो R2 में भी ऐसा ही है सेम, क्योंकि इसको भी तुल्यता बोला गया है। ए का ए के साथ में रिलेशन होगा R2 में, ए का बी के साथ में रिलेशन होगा R2 में, और बी का ए के साथ में रिलेशन होगा R2 में, और ए यदि बी के साथ में रिलेशन है R1 में, बी सी के साथ में रिलेशन है R2 में, तो एक सी के साथ में भी रिलेशन होगा R2 में।
बोलो ये बात कुछ बैठ रही है कि नहीं समझ? मतलब आप देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं इन दोनों को दिया गया है तुल्यता संबंध, तो इसमें ए का ए से रिलेशन R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। ए बी रिलेशन R1 में है, ए बी रिलेशन R2 में है, तो बी ए दोनों में होंगे। तो बी ए दोनों में होंगे समीकरण एक, और कोई चीज दोनों में मौजूद है R1 में और R2 में। यदि कोई चीज दोनों में मौजूद है, इसका अर्थ यह है यदि इन दोनों में मौजूद है तो उसको इस इंटरसेक्शन में होना जरूरी है। दोनों में मौजूद होने का मतलब ही वही है कि इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में होना जरूरी है उसका। समीकरण 1 व 2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी यदि R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो B और A R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अतः यह एक सममित संबंध है। बोलो बात समझ बैठ रही है? क्योंकि R1 और R2 ये दोनों तुल्यता दे रखे हैं, इसका मतलब ए इसमें मौजूद है, ए R2 में मौजूद है, और कोई चीज दोनों में मौजूद है, तो डेफिनेटली ये पता चल गया कि इसके इंटरसेक्शन वाले भाग में होगी। और हमें यही प्रूव करना है कि जो ए है ये इंटरसेक्शन वाले भाग में। सेम दिस कि यदि ए R1 और R2 में मौजूद है तो हमें B और A को ये R1 और इंटरसेक्शन R2 में प्रूव करना है। तो ये तब तय हो कि ये वाली बात R1 में भी है, ये चीज R2 में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी। इसका मतलब सममित संबंध भी होगा। अब ऐसा इसको मिटा रहा हूं, आपकी बात समझ आ चुकी है। अपन संक्रामक की बात करें तो भी सेम दिस, जैसे संक्रामक में ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो ए सी R1 में होगा क्योंकि ये तो तुल्यता दे रखा है। ऐसे देखेंगे ए बी R2 में है, बी सी R2 में है, ए सी R2 में है, ए सी R1 में भी है, ए सी R2 में भी है। देखो जरा, ए सी R1 में मौजूद है, ए सी R2 में मौजूद है, तो ये दोनों की दोनों जब मौजूद है तो ए इसके इंटरसेक्शन भाग में भी होंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? बस इसी को अपन यहां पे अप्लाई करते हैं। संक्रामक संबंध कि यदि ए बी सी और ये तीनों के तीनों बिलोंग्स कर रहे हैं R1 एंड R2 दोनों में है मान लो, तो इसके लिए हमें कि ए का बी के साथ में कोई रिलेशन है और बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, और बी का सी के साथ में कोई रिलेशन है जो बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इंप्लाई दैट के ए का सी के साथ में रिलेशन होना चाहिए। बोलो ये बात बैठ रही समझ? अब ये चीज R1 और R2 दोनों में मौजूद है, ए और सी। चूंकि R1 व R2 तुल्यता संबंध है तो संक्रामक भी होंगे। यदि R1 R2 तुल्यता संबंध है तो ये संक्रामक भी होंगे, और संक्रामक होंगे तो हमें पता है ए का बी के साथ में रिलेशन बिलोंग्स टू R1, बी का सी के साथ में रिलेशन बिलोंग्स टू R1, तो ए का सी के साथ में बिलोंग्स टू R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ए का बी के साथ में रिलेशन होगा R2 में,
ए का बी के सी के साथ, बी का सी के साथ में रिलेशन होगा R2 में, तो ए का सी के साथ में रिलेशन होगा R2 में, क्योंकि ये संक्रामक है इसलिए होगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को देखोगे कि AC R1 में मौजूद है, AC R2 में मौजूद है, और यदि कोई चीज दोनों में मौजूद है तो फिर समीकरण 1 व 2 से AC belongs to R1 intersection R2। R1 इंटरसेक्शन R2 जरूर होगी, अतः संबंध संक्रामक भी होगा। और यदि ये तीनों हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो ये डेफिनेटली एक तुल्यता संबंध होगा। बोलो बात समझ आई? बहुत अच्छा उदाहरण है, आप उतारें। 19वां सवाल देखें कि मान लीजिए समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक समुच्चय। ए में धन पूर्णांक है, केवल 1 2 3 4 ऐसे सारे पूर्णांक, जहां संबंध R कैसे प्रकार एक्स वाई और यू बी, कोई दो पेयर हैं, दो अलग अलग, इधर एक्स वाई है इधर यू बी है। यदि और केवल यदि के एक्स वी मतलब बाद वालों का गुणा यू बी अंदर वालों के गुणनफल के बराबर है, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको ये थोड़ा सा कम समझ बैठा हो, माना ए, सुनो, धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें एक संबंध दे रखा है। अब चूंकि ये पेयर में है, समझो, तो ए क्रॉस ए का पेयर है, ए क्रॉस ए, और इधर भी जो पेयर है वो ए क्रॉस ए का ही है, और इनमें आपस में कोई रिलेशन है, समझना। ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई, कोई भी दो पेयर उठा के देख लो, 2 3 मैंने ले लिए, इनका संबंध यूबी के साथ में है, यूबी के साथ में ऐसे है कि जो एक्स वी है, बाद वालों का जो गुणनफल है वो अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब 3 2 के साथ में होना चाहिए। तो इन बाद वालों का गुणनफल एक्स वी 2 4 2 3 के साथ में होगा, मान लो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 अंदर। चलो ऐसा लग रहा है कि अपन ने दोनों सेम ले लिए, ऐसा भी हो सकता है कोई कोई ऐसी संख्या ले लें कि जो आराम से बाद वालों का गुणनफल 2 का है, तो ऐसी 5 ले लेते हैं, यहां 5 दूनी 10, तो इसका तो 10 आएगा ही नहीं, ये बात सही है। 3 27, मतलब ऐसी कोई संख्या लें, 9 ले लिया मैंने, 9 दूनी 18 और इधर 6 थी 18, इनका गुणनफल और उनका गुणनफल सेम होना चाहिए बस। अब बात समझ में आ रही है? ऐसा रिलेशन दे रखा है इसमें कि जो बाद वाले, इनके बाद वाली संख्या गुणनफल है, अंदर वाले ऐसे पेयर से रिलेट है, तो सिद्ध करवाना है तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो ये तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे अपने आप बैठेगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध कब होगा? तो क्या इसमें सिस्टम दे रखा है, मान लो एक्स वाई, तो ये तब होगा भैया एक्स वाई आर एक्स वाई के साथ ही हो। ये तब संभव है जब x का y के साथ में रिलेशन, इन दोनों गुणा x का y और इस y का x के साथ में y, तो ये तो हमेशा ही बराबर होंगे भाई।
एक्स वाई के साथ में रिलेट होगी कि जरूर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद वाली संख्या गुणनफल एक्स वाई है, अंदर वाली संख्याओं को गुणनफल एक्स वाई है, ये हमेशा ही बराबर होगा, ये तो हमेशा सत्य होगा भैया। और यदि ये सत्य होगा है तो डेफिनेटली एक स्वतुल्य संबंध होगा। बोलो बात की समझ आ रही है? क्योंकि हमें एक्स वाई, वो कह रहा है एक्स वाई और यू बी के साथ में ऐसा संबंध है, ठीक है। तो अब ऐसे ही सममित का देखो जरा, सममित सममित में कह रहा है कि एक्स वाई का संबंध आर यू वी के साथ में है। तो ऐसा तो ये तब हो रहा है जब एक्स वी बराबर वाई यू, ये दिया हो एक्स वी वाई, ये तो गिवन है। हम चाह रहे हैं कि ये जो यू वी है इसका संबंध एक्स वाई के साथ में हो, तब संबंध बैठेगा। तो देखो जरा, इसमें भी वाई यू बराबर एक्स वी, भाई ये तो गिवन है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो दी गई है। जब ये दी गई है एक्स वी वाई यू के बराबर है, तो यहां भी देखो एक्स वाई यू एक्स वी के बराबर है, तो ये भी तथ्य सही होगा, है ना, ये सत्य है। समीकरण एक से, समीकरण एक के द्वारा ये सत्य है, अतः सममित संबंध भी होगा भाई, सममित संबंध। अब बात करें संक्रामक की, सेम ऐसे ही संक्रामक में बैठ जाएगा, तो ये सवाल तो सरल है, खास नहीं था इसमें। संक्रामक में एक्स वाई आर रिलेशन है आपका यू वी के साथ में, तो ये तब संभव है जब एक्स वी बराबर वाई यू, ये समीकरण नंबर एक। अब मैं कह रहा हूं दूसरी चीज दे रखी है कि यू बी को जब संबंध है टीपी, अलग नाम दे दो टीपी, टीपी के साथ, तो वाई ये यूपी, अब इसमें ऊपर तो यूपी बराबर टीवी, इन दोनों गुणनफल यूपी बराबर टीवी, ये समीकरण नंबर 2 है भैया। अब हमें सिद्ध जो करना है इम्प्लाई दैट कि भैया एक्स वाई जो है वो टीपी के साथ में रिलेशन है कि नहीं, इसका इसके साथ रिलेशन, ये तब संभव होगा एक्स पी बराबर टी वाई आ जाए, एक्स पी बराबर टी वाई। अब ये कैसे निकलेगा जरा समय, तो यहां से x का वैल्यू निकालें और यहां से मुझे क्या चाहिए, ये तब संभव होगा जब xp और tp का गुणनफल बराबर हो। तो मुझे xp चाहिए, तो यहां से xv बराबर yu है, तो x बराबर क्या आएगा भैया yu बटे v। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से x, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से p चाहिए मेरे को, तो tv बटे u ऐसा लिख सकता हूं। इसको समझना जरा एक बार, आप कहोगे सर ये x और p क्यों निकाले हैं हमने, इन पे कोई विशेष महावर चढ़ी है क्या जो x और p निकाले हमने। तो आप देखो v और u क्यों नहीं निकाला, तो मैंने xp बाद वाली संख्या इनका गुणनफल चाहिए मेरे को, जैसे यहाँ xv का गुणनफल y के बराबर आ रहा है, बाद वाली संख्या xv है, up बाद वाली दोनों की संख्या up है, up का गुणनफल tv के बराबर आ रहा है, यहां बाद वाली संख्या xp है, इसलिए मुझे x और p की वैल्यू निकाली, तो इनका गुणनफल कर दो बस xp का यदि आप गुणनफल करोगे, देखो जरा एक, तो इस xp इन दोनों को गुणा कर दो जरा, yu बटे v इंटू
टीवी बटे यू। तो देखो u से तो u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, क्या बचेगा yt। हमें यही तो चाहिए, xt बराबर yt आना चाहिए और ये आ रहा है, अर्थात ये भी बिलोंग्स कर रहा है अपने को इसमें, ठीक है, रिलेशन में। यही तो चीज चाहिए थी हमें, तो ये बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, अतः संक्रामक भी होगा भाई साहब। बात समझ में आई कि एक्स पी का गुणनफल वाई टी के बराबर चाहिए, तो मैंने एक्स और पी के दो मान निकाल लिए, दोनों का गुणा किया तो वाई टी के बराबर आ रहा है। तो मतलब एक्स पी और वाई टी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये संक्रामक भी होगा, और संक्रामक भी है तो ये एक तुल्यता संबंध होगा। ये आपका 19वां एग्जाम्पल। आज 2 ही एग्जाम्पल हो पाए, थोड़ा सा आज टाइम की कमी है, बाकी के अपन कल कराएंगे। धन्यवाद।